सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नोवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनिगेट इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपना वांगलिन सेवन कलर दाउस्ट को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए सीधा पहुंच जाता है यहाँ पे उसी येलो फ्लावर के सेकंड लेयर पे, जहाँ पे उसे एक फ्रोजन वर्ल्ड नजर आता है। साथ ही यहाँ पर एक 7 स्टार एंशिएंट गॉड लेडी भी मिलती है जो कि असल में खुद को जो डोंगलिंग सेक्ट है उसकी असल में एक गॉड एल्डर है, और वो बताती है कि कैसे इस पूरे जगह को 7 कलर दाउस्ट ने खुद बनाया था। साथ ही वो वांगलिन को बताती है कि इसके पास से जो ऑरा वो फील कर पा रही है वो असल में इसकी मास्टर है, जिसके चलते वांगलिन कंफ्यूज तो होता है, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त सवाल करने से अच्छा है कि मैं इसे चुपचाप सुनूं। जिसके बाद वो लेडी वांगलिन को आगे ले जाती है और यही से जो 7 कलर दाउस्ट है इसके पास्ट की कहानी की शुरुआत होती है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ये लड़की ऊपर की ओर देखकर बताने लगती है कि असल में ये जो सेकंड फ्लावर है ये एक सेकंड लेयर है 5 फ्लावर में से, और जिस गेट की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो यहाँ इसके अलावा और भी 7 गेट्स है, लेकिन वो सारे फेक है, लेकिन उनमें से बस एक ही है जो कि तुम्हें इमॉर्टल एंसेस्टर लैंड तक ले जा सकता है। और ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, ये असल में मेरे मास्टर की यादों से ही मिलके बना हुआ है, एक ऐसी जगह जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। वांगलिन गेस कर लेता है कि ये 7 कलर दाउस्ट की ही बात कर रही है, पर जो बात वांगलिन को सबसे ज्यादा शॉकिंग लगती है वो ये कि ये लेडी रिवील करती है कि असल में इसका जो हार्ट है ना, यानी कि जो ब्लड हार्ट है वो किससे लिंक्ड है, ये मुंह से। जिसके बाद वो थोड़ी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके चलते उनका अपना घर, उनका प्यारा सेक्ट जैसे कि वो सबसे ज्यादा मानते थे, उनका डोंगलिंग सेक्ट, उससे उन्हें जिल्लत के साथ बेदखल कर दिया गया। लेकिन उनके दिल में डोंगलिंग सेक्ट की जगह कोई भी नहीं ले पाया, और इसी याद में आज ये जगह अपनी अस्तित्व में आई, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं मास्टर की जान इस जगह में बसती है, और जब तक इसे बनाने वाला जिंदा है तब तक ये जगह भी जिंदा है, क्योंकि ये जगह उनसे जुड़ी हुई है। तभी वो वांगलिन की तरफ पलटती है और कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रहे हो ना, आओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। जिसके बाद वो अपने पास से उसी हार्ड ब्लड के एक छोटे से कतरे को बाहर निकालती है, जिसे देखकर वांगलिन भी थोड़ी देर के लिए क्यूरियस था, और वो बताने लगती है कि हाँ तुम सही समझे, ये येमो का ही है, और वैसे भी तुम चाहो तो इसे रख सकते हो क्योंकि तुम आफ्टर ऑल इस जगह के अब नए मास्टर हो। यहाँ पे यह सुनकर वांगलिन उसके चेहरे की तरफ देखता है, और वांगलिन को उसके चेहरे में कुछ ऐसा खास रिएक्शन नजर नहीं आता कि जिससे उसे इस पे शक हो। और वो लेडी आगे बताने लगती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर रही हूँ, ये बात सच है, तुम इस जगह के मास्टर हो, और वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना तुम्हारे पास मास्टर की ऑरा आ रही है, यानी कि तुम्हारे पास उनका सोल है। ये सुनकर वांगलिन समझ आता है कि ये ज़ाइकिंग यानी कि थर्ड सोल की बात कर रही है। वांगलिन थोड़ी देर के लिए चुप था, और वो लेडी कहती है कि सोच क्या रहे हो, इसे ले लो, जल्द से जल्द इस ब्लड को अपनी बॉडी को हील और रिकवर करने में लगा दो, जिसके बाद तुम पहले जैसे कंडीशन में आ जाओगे, और जिसके बाद ही तुम इस पूरी जगह को ऑपरेट भी कर पाओगे। अब तभी उस लेडी और वांगलिन दोनों को कुछ फील होता है, दोनों का जो रिएक्शन है वो चेंज होता है, दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। वो लेडी वांगलिन से कहने लगती है कि बस तुम्हें ऑर्डर देना है, जिसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब वांगलिन थोड़ा सोचता है, अचानक से जो फ्लक्चुएशन ये इन्हें और ज्यादा फील होने लगता है। तभी वो लेडी कहने लगती है कि देख क्या रहे हो, अगर तुम्हें मरना है तो तुम जाके मर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा, कमांड देना होगा, आफ्टर ऑल तुम्हारे पास मास्टर की सोल है, ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो। यहाँ पे वांगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लेडी वांगलिन को इतना ज्यादा बचाने पे जोर क्यों दे रही है। अब वांगलिन से रहा नहीं जाता, राइट देन वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पे वो स्माइल करते हुए बताने लगती है कि सबको जिंदा रहने का पूरा पूरा हक है ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं, मैं भी जीना चाहती हूँ यहाँ से दूर अपने घर जाकर, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भी यही इरादा है, तुम भी मेरे घर यानी कि इमॉर्टल एंसेस्टर लैंड में जाने के लिए ही इस हद तक आए हो। वांगलिन उसकी तरफ सोचता है, तभी वो लेडी उसके ऑर्डर का इंतजार करती है, और वांगलिन इसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। बस फिर क्या, ये लेडी अपनी कमाल की आइस पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को लगा देती है। साथ ही वो बताती है कि भले मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, और इतने कम वक्त में ही तुम्हें अगर खुद को हील करना है तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करना होगा। तुम्हें बहुत ही जल्द येमो के इस हार्ट ब्लड का जो आखिरी ड्रॉप मेरे पास मौजूद है, तुम्हें इसे लेकर जल्द से जल्द रिफाइन करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर करना है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम इनके आने से पहले ही सब कुछ कर लोगे। अब वांगलिन भी बिना किसी देरी के उसके साथ कोऑपरेट करने बैठ जाता है, लेकिन इस दौरान जो ग्रैंड इंपीरियल जुआनलू है वो अच्छे से जानते हैं कि वांगलिन
इतने कम वक्त में इसे रिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने डिसाइपल को मरने कैसे दे सकते थे। तो वो सीक्रेटली वहाँ इनकी हेल्प करने लगते हैं। अब गाइस आई नो तुम लोग भी मेरी तरह सोच रहे होगे कि यार ये तो बिल्कुल बेताल की तरह पीछे पड़ चुका है। लिटरली लास्ट के जो 15 से 20 चैप्टर है तब से ये वांग लिन का पीछा किया जा रहा है और अभी मुझे कोई साइन नजर नहीं आ रही कि ये फट से कैसे इसके सामने आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो वांग लिन की मदद करता है ना, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बैरियर यानी कि जो फॉर्मेशन इसने सेट किया था इसकी ताकत पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, यानी कि अब इसे ब्रेक करके यहाँ पर फिर चाहे वो ओल्ड मॉन्स्टर ज़्यान हो या फिर बाकी के कल्टीवेटर्स को आने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। इस वक्त के दौरान वांग लिन उस ब्लड को भी इजीली रिफाइन कर ही लेगा। और यहाँ देखते हैं कि वो जानते थे कि अगर वांग लिन ने येमो के इस आखिरी ब्लड ड्रॉप को रिफाइन कर लिया तो यहाँ कहीं ना कहीं ये लेडी अब जिंदा नहीं रही, यानी कि जो 7 स्टार एंशिएंट गॉड है। और जो ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लू है जो कि एंशिएंट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, वो अपने क्लैन के किसी मेंबर को ऐसे ही मरने कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। वांग लिन की बॉडी, उसकी सोल, उसकी ब्लड, जो कि येमो की जो उसकी इनहेरिटेंस है वो सब भी पहले से ज्यादा इंक्रीज तो हो चुकी थी। लेकिन अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जब एंशिएंट ऑर्डर का बंदा खुद के ब्लड को ऐसे सैक्रिफाइस कर देता है तो बेसिकली वो अपने सीड्स को छोड़ जाता है कि कहीं कोई ऐसा कल्टीवेटर जब उसके आधे से ज्यादा ब्लड ड्रॉप्स को कलेक्ट कर लेगा तो उसका जो सोल है, उसका जो ब्लड सोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार सोल कंप्लीट हो गया तो फिर जो भी होस्ट होगा, यानी कि जिसकी बॉडी में भी उसके ब्लड ड्रॉप ज्यादा होंगे, उसकी बॉडी को ये पूरी तरीके से पोजेस करके अपनी बॉडी बना लेगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जो एंशिएंट ऑर्डर येमो था ना, उससे जो एंशिएंट एंसेस्टर है इनकी मान्यता मिल चुकी थी, यानी कि एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड, जिसके चलते इवन की एंशिएंट ऑर्डर क्लैन वाले लोग भी, यहाँ तक कि एंसेस्टर भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे रॉयल पर्सन को जिसके पास एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड है वो ऐसे ही मारा जाए। इसलिए वो लोग इसे सर्वाइवर का चांस देते हैं। लेकिन इसके केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे ब्लड ड्रॉप असल में किसे मिले थे, यानी कि अपने वांग लिन को। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वांग लिन ने खुद वो सारे ट्राइब्यूशन दिए थे, यहाँ तक कि जो एंशिएंट एंसेस्टर की जो ब्लड ड्रॉप्स है वांग लिन को सबसे ज्यादा मिली थी, यानी कि वांग लिन को भी एंशिएंट एंसेस्टर ने अपने ब्लड ड्रॉप से ब्लेसिंग्स दी थी। लेकिन वांग लिन को जो ब्लड ड्रॉप्स मिली थी वो सबसे ज्यादा थी, इवन कि उसे सोल ब्लड तक मिला था एंसेस्टर का। बाकी के जो लोग थे ना, यानी कि येमो और जो इसके जैसे बाकी के लोग थे, इन्हें बस एंसेस्टर का ब्लड मिला था, लेकिन सोल ब्लड ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो यहीं पे येमो बाजी हार जाता है। वो अगर चाहता तो वांग लिन के बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता था, लेकिन तब जब वांग लिन को कोई एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड ना मिला होता और वो एक नॉर्मल सा मामूली सा कोई एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन या फिर एंशिएंट डेविल होता। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर कुछ ही घंटों के अंदर फाइनली वांग लिन पूरी तरीके से येमो के वो जो हार्ड ब्लड का जो बचा हुआ ड्रॉप था उसे भी फाइनली अब्सॉर्ब कर चुका था। अब तभी वांग लिन आंखें खोलता है। इस दौरान इसकी जो इनहेरिटेंस थी उसकी समझ भी बढ़ चुकी थी। वांग लिन को फिलहाल के लिए बस येमो के जो बाकी की मेमोरीज जो कि उसकी आई के साथ गायब हो गई है उसे ढूंढना था। अब तभी ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लू और वांग लिन की आंखें चार हो जाती हैं। यहाँ पे ये देखते साथ ही ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लू थोड़ी देर के लिए सरप्राइज थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वांग लिन ने उसे देख लिया है, पर अगले ही पल वांग लिन अपनी नजरें कहीं और फेर लेता है, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा तो होती है। लेकिन कुछ देर के लिए वांग लिन ने इनकी हार्ट बीट भी तेज कर दी थी। अब अचानक से वांग लिन का जो राइट आर्म था ना, ये थोड़ा शेक करता है और वांग लिन को जैसे एक फोर्स अपनी तरफ पुल कर रही थी, जिसे देखते साथ ही वांग लिन उस ओर बढ़ने लगता है। लेडी बताने लगती है कि वहाँ आप जा तो रहे लेकिन थोड़ा सतर्क रहना। अब यहाँ पे वांग लिन ने क्योंकि येमो के पूरे ब्लड को अब्सॉर्ब कर लिया था, तो ये लेडी वांग लिन को और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगती है। यहाँ वांग लिन जाता है तो थोड़ी दूरी पर जाते ही वांग लिन को एक बहुत ही खूबसूरत सा झील जैसी जगह नजर आती है, जिसके पास में ही वांग लिन को वही लेफ्ट आर्म नजर आता है जो कि असल में येमो से बिलोंग करता है। और वांग लिन से देखते साथ ही इसकी आंखों में चमक आ जाती है। पर वांग लिन देख पा रहा था कि ये जो झील थी ये पूरी तरीके से जम चुकी थी और यहाँ इसी की गहराई में वो हाथ इसे नजर आता है। अब वांग लिन यहाँ पर इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो आइस था ये अपने आप में ही एक काफी पावरफुल रिस्ट्रिक्शन के जरिए से बैरियर को बना रहा था और इस रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करने का पावर उसी हाथ से आ रहा था जो कि बर्फ की गहराइयों में छिपी थी। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि ये येमो एंशिएंट ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो वांग लिन भी इसके अगेंस्ट अपने एंशिएंट ऑर्डर की पावर का यूज करते हुए उस आइस को क्रैक करके सबसे पहले इसके एक बड़े चंक को अपने पास रख लेता है, क्योंकि वांग लिन को इसके अंदर से, क्योंकि वांग लिन देख चुका था कि ये जो आइस है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो झील है ना, ये बहुत ही ज्यादा हीलिंग एबिलिटीज से भरा हुआ है। और इस लेडी ने कहा था कि यहाँ की हर एक चीज जो असल में जो डोंगलिन सेक्ट है उससे मिलके बनी हुई है। अब वांग लिन इमीडिएटली इसके साथ अपने बॉडी को फ्यूज कराना शुरू कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन ने इस सेकंड लेयर की ये जो सेकंड फ्लायर था ना, इसमें भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शन इस वाले पार्ट में भी लगा देता है। अब यही से हम देखते हैं कि जो थर्ड फ्लायर है उस तक जाने का रास्ता था, वांग लिन यहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो ओल्ड मॉन्स्टर ज़्यान और जो 7 कोर दाउस्ट है, ये लोग भी अब सेकंड लेयर की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वांग लिन को भी ये चीज फील हो जाती है, तो वो थर्ड फ्लायर के अंदर जहाँ पर इसे कुछ खास मिलता नहीं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड था, यानी कि ये जो फ्लायर था ना, ये जैसे बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका था। अब वांग लिन जैसे ही चौथे फ्लायर की तरफ बढ़ता है, उसमें एंटर करता है, तो यहाँ पर उसे एक तेज टेरिफाइंग ऑरा फील होती है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही अजीब सी स्मेल भी थी। साथ ही वांग लिन जब इस फ्लायर के अंदर एंटर होने वाला
वाला था, यहाँ इसे एक अजीब सा ब्लैक कलर के कुछ डॉट्स उस पेटल्स के ऊपर नजर आ रहे थे। वांग लिन जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये असल में किसी टाइप का स्पेशल कोई लिक्विड होगा जिससे कि ब्लड की बहुत ही टेरिफाइंग स्मेल आ रही है। और अब जबकि वांग लिन इसके अंदर आ चुका था तो तब जैसे ही वो आगे बढ़ता है ना, दूसरा कदम लेता है, तो इससे एक फेमिलियर सी आवाज जो कि तेज दहाड़ के साथ सुनाई देती है। इसे सुन के इवन भी वांग लिन भी शॉक्ड हो जाता है। और जैसे इस जगह को वो डिस्कवर करता है तो वांग लिन को पता चलता है कि असल में ये जो जगह है ये एंशिएंट टॉम का ही एक दूसरा हिस्सा है। ये जो सड़े हुए ब्लड जैसी स्मेल आ रही है ये और किसी की नहीं बल्कि येमो की बॉडी से ही आ रही है, जिसे किसने यहाँ पे शायद बरसों पहले दफनाया होगा। अब तभी वापस से वांग लिन को वो जो दहाड़ की आवाज है वो सुनाई देती है और इस बार वांग लिन अच्छे से पहचान जाता है कि और किसी की आवाज नहीं बल्कि था एंशिएंट गॉड टाओशन। पर अचानक से वांग लिन को इसके अंदर से फेमिलियर सी ऑरा फील होती है और वांग लिन कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं टूसी वापस से तो नहीं जाग गया। जो भी है, अब वांग लिन को अगर मौका मिला है एंशिएंट टॉम में वापस जाने का और जाकर सीधा सेकंड लेयर जिसमें जाने में वांग लिन पिछली बार थोड़ा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसके कल्टीवेशन के चलते, तो अब वांग लिन इस रिस्क को ले सकता था क्योंकि इस बार उसकी कल्टीवेशन और उसके पास जो पावर है ब्लड लाइन की वो कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। अब तभी यहाँ पर हम एंशिएंट टॉम के अंदर उसी एंशिएंट गॉड के फिगर को देख पाते हैं, जहाँ पे जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से जो ऑरा थी वो टाओशन की जगह टूसी से बहुत ज्यादा फेमिलियर नजर आ रही थी। लेकिन वांग लिन फिलहाल के लिए इन सबको छोड़कर वो अब सीधा आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे एक स्पेस के अंदर क्रैक जैसी जगह नजर आती है। वांग लिन इसके अंदर जैसे कदम रखता है, अगले ही पल खुद को वो किसी मिस्टीरियस जगह पर पाने लगता है, जहाँ पर उसे वांग लिन को एक फेमिलियर सी ऑरा वापस से फील होने लगती है, जिसके चलते वांग लिन उल्टे पैर दौड़ चुका था। अब यहाँ पे वांग लिन को थर्ड सोल की मेमोरीज के जरिए से पता चलता है कि असल में वो जो सेकंड लेयर था जिसके डीप में आज तक सिर्फ 7 कलर दाओइस्ट ही शायद जा चुका है, उसके अलावा कोई नहीं जा पाया। वहाँ पर असल में एक ऐसा पपेट है जिसे कि यीज़ी पपेट कहा जाता है और ये असल में बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग पपेट की तरह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वांग लिन को कुछ बहुत ही बड़ा इसे एज अ सैक्रिफाइस के तौर पर देना होगा, तभी जाकर ये वांग लिन की बात मानेगा और कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाएगा। अब वांग लिन इस तलाश में सीधा एंशिएंट टॉम के सेकंड लेयर के काफी डीप में पहुंच जाता है और यहाँ पर बार बार उसे पपेट की ऑरा फील हो रही थी, जिससे कि वांग लिन की बॉडी जैसे कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन जैसे ही वांग लिन अपने 6 सेंसेस के पावर्स को कंबाइन करके अपने आसपास एक बैरियर को बनाने लगता है तो ये जो ऑरा थी, ये जो रोर था ना, ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। अब तभी वांग लिन किसी और की ऑरा भी फील कर पाता है और जैसे ही आगे बढ़ के देखता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट कलर की ड्रेस में एक लेडी खुद के आसपास एक गोल्डन कलर की शील्ड बना के खुद को इसी ऑरा से प्रोटेक्ट कर रही थी और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर एंसेस्ट्रल लैंड में जाने के लिए आए हो और मुझे तुमसे कुछ खास नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए, मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगी और चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहते हुए थर्ड कॉन्क्यूबाइन पलट कर वांग लिन की ओर देखने लगती है, लेकिन वांग लिन तब तक यहाँ से गायब हो चुका था। अब उसे लग रहा था कि शायद वांग लिन उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो अब वो यहाँ से खुद को बचाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी वांग लिन इमीडिएटली उसके सामने अपीयर हो जाता है। रात साथ ही सबसे पहले इस जो सप्रेसिंग ऑरा है इसको पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है, जिसके बाद वो उस लेडी से पूछने लगता है कि बताओ आखिर उसकी क्या कंडीशन है जिसके चलते वो उसकी मदद करना चाहती है। अब ये लेडी पहले तो बताने जाती है, लेकिन खुद की जो फीलिंग्स है इमीडिएटली उन्हें जाहिर ना करते हुए वांग लिन से अपना मुंह मोड़ लेती है और सामने की ओर देखकर कहने लगती है जरा देखो। और सामने वांग लिन पाता है कि एक बहुत बड़ा सा माउंटेन मौजूद है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो और मैं बस तुम्हारा किया गया मुझ पे वो एहसान जो कि तुमने लास्ट टाइम इसी टॉम के अंदर किया था, मैं बस उसे ही उतारना चाहती हूँ। वांग लिन को इसकी बातों पे यकीन नहीं होता। अब जैसे ही वांग लिन को जाता हुआ ये देखती है तो ये वापस से सारी सच्चाई बता देती है कि वो जेन्युइनली वांग लिन की हेल्प करना चाहती है। हालांकि इसके दिल में कुछ और था, लेकिन फिलहाल के लिए वो यही बताती है और वाकई में इसके दिल में वांग लिन को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई भावना नहीं थी। अब तभी वो लेडी वांग लिन को यहाँ इस माउंटेन के अंदर जाने का एक रास्ता बताती है जो कि असल में उसके ब्रेसलेट में मौजूद है, जो कि ऐसा लग रहा था गोल्डन पर्ल से बनाया गया हो। और वो बताने लगती है कि मेरे मास्टर जिन्होंने कि मुझे टीच किया है उन्होंने मुझे एक बार इस माउंटेन के बारे में बताया था और इसके अंदर कैसे जाना है इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तभी वो यहाँ पर एक बीट को वांग लिन के सामने निकाल के दिखाती है और कहने लगती है कि असल में ये सभी एक बहुत बड़े से दरवाजे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और यही दरवाजा तुम्हें उस माउंटेन के इस पार ले जाएगा। तभी वांग लिन पूछने लगता है कि पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, जिस पे वो अपना ट्रू नेम यानी कि तामजान बता देती है। अब इससे पहले कि वांग लिन कुछ और कर पाता तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वही अंकल माँ का भतीजा यानी कि यूनियन फैंग आ चुका था। वांग लिन भी इवन की से देखकर हैरान था कि आखिर इतने कम वक्त में ये यहाँ पे कैसे आ गया। पर तभी हम देखते हैं कि इसकी बॉडी थोड़ी सी इंजर्ड लग रही थी और वो वांग लिन को देखकर कहने लगता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। जब तुम मेरे 5 एलिमेंट्री प्लैनेट पर आए थे ना और तुमने हमारे टावर्स और एंसेस्टर की जो डिसरिस्पेक्ट की है, तभी मैंने कसम खा लिया था कि वांग लिन एक दिन जब मेरा तुमसे सामना हुआ तो मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा।
जिसके बाद वो हंसने लगता है, कहने लगता है कि रिलैक्स, मैं इतना भी पुराने जमाने का नहीं हूँ यार, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे फाइट करनी है, क्योंकि मेरे अंदर जो पुरानी वाली फाइट की फीलिंग है ना वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारा बैटल पूरी तरीके से एंड नहीं होता और आज मैं उस स्कोर को पूरी तरीके से सेटल करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे बैटल करना होगा और अगर तुम अच्छे से मान जाते हो तो फिर अच्छी बात है, और अगर तुम मुझे हरा देते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, तुम जो मुझसे करवाओगे मैं करूंगा, और अगर मैं हरा देता हूँ तो फिर तो कहानी ही खत्म। अब इसके बाद सुनते साथ ही वांग लिन थर्ड सोल की मेमोरी से इस बात का पता लगा लेता है कि आखिर उसे उस येजी पपेट को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे पावरफुल लोगों की जो सोल्स हैं उसे एज अ सैक्रिफाइस के तौर पे उन सब का यूज करना होगा। जितना पावरफुल सैक्रिफाइस सोल होगा उतना ही पावरफुल उसका कॉन्टेक्ट होगा उस येजी पपेट्स के साथ। साथ ही वांग लिन ने यहाँ पे आते साथ ही काफी सारा जो डेथ ऑरा फील किया था वो असल में उस पपेट के आसपास ही आ रही थी, जिसका मतलब ये है कि इस पपेट ने यहाँ तक आने वाले जितने भी लोग थे ना जो कि गलती से ही भले ही पहुंच गए हों, उन सभी को निपटा दिया था और लगातार उसकी भूख बढ़ती जा रही है, और जब जब उसकी भूख बढ़ती है तब तब वो तेजी से दहाड़ मारता है। अब तभी वांग लिन सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर ये जो यूनियन फैंग और इसके पीछे जितने लोग आ रहे हैं इन सभी को एक साथ यूज करते हुए एज अ सैक्रिफाइस के तौर पे यूज करूँ। तभी वांग लिन इसके साथ बैटल के लिए मान जाता है, जहाँ यहाँ पे जो यूनियन फैंग था ये वांग लिन की तरफ एक अटैक कर देता है, जो कि असल में एक जायंट स्वॉर्ड का स्लैश अटैक था। तो वांग लिन भी इसे देखकर पीछे नहीं रहता, वहाँ के एक जोरदार फिस्ट अटैक वो इसकी तरफ कर देता है, और गेस करो ये किस हाथ से उसने ये फिस्ट अटैक किया था, उसी हाथ से जिस हाथ में उसने यमो का लेफ्ट आर्म अब्सॉर्ब किया था। हम देखते हैं कि दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, लेकिन यूनियन फैंग इस इम्पैक्ट से ना काफी दूर जा गिरता है और तभी अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इस बैटल में बहुत मजा आ रहा है, पर तभी वांग लिन कहने लगता है कि वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम हार जाओगे मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। अब यूनियन फैंग जो कि बात का पक्का है उसे ये बात काफी ज्यादा बुरी लगती है। वो कहने लगता है कि शायद तुमने आज से पहले बहुत से ऐसे कल्टीवेटर्स का सामना किया होगा जो कि अपनी बात से मुकर जाते होंगे, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ वांग लिन के सामने ब्लड ओथ ले लेता है, जो देखकर वांग लिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वांग लिन अच्छे से जानता है कि इसे पता है कि मेरे पास लीगोंग धनुष है, फिर भी ये मुझसे मुकाबला करने आया है, जिसका मतलब ये भागने के इरादे से तो नहीं आया होगा। अब तभी इनके बीच बैटल वापस से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये बंदा अपने काफी सारे मल्टीवर्ल्ड स्वॉर्ड जो कि उसके ब्लड से फॉर्ज करके उसने बनाया था, यहाँ वो उन सभी को वांग लिन की ओर बढ़ा देता है। लेकिन वांग लिन जो कि इसके ब्लड ओथ को देखकर उसको काफी ज्यादा एडमायर करते हुए कहता है कि ठीक है, अब जबकि तुम इस हद तक आ चुके हैं तो मैं भी तुम्हारे इस बात की सराहना करते हुए तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस बैटल को प्रॉपर बैटल की तरह लड़ूंगा। मैं यहाँ पर लॉस का फायदा नहीं उठाऊंगा, ना ही मैं तुम्हें अटैक करने से रोकूंगा। बेसिकली वांग लिन कह रहा था अपने स्टॉप स्पेल से था, जो सुनकर यूनियन फैंग भी स्माइल करता है, लेकिन तभी वांग लिन की आंखों में किलिंग इंटेंट आता है और यहाँ अचानक से वांग लिन के पीछे जो एंशिएंट ऑर्डर येमू है इसका कंप्लीट फैंटम बनने लगता है, और तभी वो अपने दोनों हाथों से स्पेस को ऐसे बीच से दो टुकड़ों में बांटते हुए इसके सारे अटैक को जैसे उसके अंदर वो स्वॉलो कर लेता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे यूनियन फैंग भी काफी ज्यादा हैरान था। और तभी वांग लिन यहाँ पे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से इसके अकल ठिकाने लगा देता है, और ये वांग लिन ने अपने उसी हाथ से किया था जिस हाथ में उसने येमू की जो लेफ्ट आर्म को अब्सॉर्ब किया था, उसी हाथ से। अब तुम जानते हो कि वांग लिन ने ऑलरेडी जो येमू का चाइल्ड था उससे हेवन रिपिंग जो स्पेल है उसे सीखा था। वांग लिन ने तो इसका यूज तक नहीं किया था, लेकिन उसके एक छोटे से अंश को जब उसने अपने ब्लेड में यूज किया था तो यहाँ इसी में यूनियन फैंग का खेल खत्म। अब तभी यूनियन फैंग जैसे कि वादे के मुताबिक वांग लिन के साथ कोऑपरेट करना है अगर वो हार जाता है, तो एग्जैक्टली वही हुआ। और तभी यहाँ पे सोवरेन आ चुका था, जैसा देखते साथ ही वांग लिन इमीडिएटली से बिल्कुल खूनी भरी निगाहों के साथ यहाँ यूनियन फैंग से कहने लगता है कि इससे पहले कि ये मेरे करीब आए तुम्हें इसे खत्म करना है। अब यहाँ पे ये सुन रही था कि तभी यहाँ पे यूनियन फैंग इसे मारने में लग जाता है, और यहाँ वापस से जो अटैक उसने वांग लिन पे किया था उसे प्रिपेयर कर रहा था। इस दौरान यहाँ पे जो टांग शान थी लीड यानी कि थर्ड इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन, वो भी यहाँ पे सोवरेन को देखती तो है, लेकिन उससे नजरें चुरा लेती है, क्योंकि वो साफ बता रही थी कि वो यहाँ पे इसका साथ नहीं देगी, जो देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। इस दौरान वो यहाँ अपने आसपास एक बैरियर को प्रिपेयर कर रही थी, और जैसे कि वांग लिन काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। सोवरेन सबसे पहले यहाँ पे थर्ड कॉन्क्यूबाइन के ऊपर ही हमला करता है, पर यहाँ जैसे तैसे वो खुद को बचा लेती है। अब वांग लिन की सटक चुकी थी और वो सीधा जाते साथ ही अपने हाथ में येमू की पावर्स को गैदर करते हुए उसी के बेटे की टेक्निक यानी कि हेवन रिपिंग स्पेल्स इससे पूरी तरीके से इसके ऊपर उतार देता है। यहाँ ये अटैक जैसे ही आता है तो यहाँ सोवरेन इमीडिएटली अपने आर्केन टर्बुलेंट के सारी पावर्स को एक साथ एक जगह पर गैदर करते हुए फुल स्पीड के साथ उसे डिफेंस करने के लिए चला जाता है। यहाँ वो अपने आसपास एक 3 स्पिरिट वाली डिस्ट्रक्शन लेयर को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ वो पहले फर्स्ट और सेकंड जो डिस्ट्रक्शन स्पिरिट है इन्हें ऑन द स्पॉट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करा देता है, जो कि वांग लिन के उस हेवन रिपिंग स्पेल से टकराने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला इसका जो डिस्ट्रक्शन स्पिरिट था ना उसे कराते साथ ही यहाँ पर एक और काफी ताकतवर पाम प्रिंट आगे आ जाता है, और तभी वांग लिन का हेवन रिपिंग स्पेल से बाकी के 2 पहले वाले जो डिस्ट्रक्शन और आते उसके चलते पूरी तरीके से नलीफाई हो जाता है। अब वांग लिन अकेला था और इसके सामने वो जो पाम प्रिंट है वो उसके काफी करीब आ चुका था। वांग लिन में से देखे जा रहा था, तभी पागलों
पागलों की तरह हंसते हुए सोवरीन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ वांग लिन कि तुम्हारे पास अब बिल्कुल भी ताकत नहीं, ना ही ब्लड लाइन की पावर है कि तुम उस ली कोंगबो का यूज कर पाओ। तो बताओ वांग लिन, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ध्रुव का इक्का है कि जिसको तुम मेरे अगेंस्ट यूज कर पाओगे? हाँ, कुछ भी नहीं है ना। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसता और कहता है कि तुमने मेरी 3-5 स्पेल को उस ली कोंगबो के जरिए से पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था, लेकिन आज मैं अपनी इस बची हुई जिंदगी में तुम्हें मार दूंगा और तभी जाके मुझे सुकून आएगा। यहाँ वो लिटरली पागलों की तरह हंस रहा था और ये पाम प्रिंट लगातार वांग लिन की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन तभी हम वांग लिन को देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआलू भी ऊपर से बहुत गौर से देखे जा रहा था और उसे पूरी उम्मीद यही थी कि इस वक्त वांग लिन जो बिग अपॉर्चुनिटी यानी कि जो लियोन डाउफे ये उसे ही आगे कर देगा। लेकिन अगले ही पल वांग लिन स्माइल करता है। वो यहाँ पर उस अटैक की तरफ तो देखता ही नहीं, बल्कि सीधा यहाँ पे जो ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआलू है उसकी ओर बढ़ने लगता है बिना उसकी तरफ देखे। और ऐसे ही 3 कदम में वांग लिन उसके बिल्कुल 50 फीट के दायरे में पहुंच चुका था। इस वक्त ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआलू भी सोच में पड़ जाते कि आखिर ये क्या करने वाला है। तभी वांग लिन अगले ही पल गायब होता है और सीधा उसके पीछे 1 फीट की दूरी पे जाकर यहाँ कल्टिवेट करने के लिए लोटस पोजीशन में वो बैठ चुका था। यह देखकर तो यहाँ ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआलू इसकी आंखें बिल्कुल अचंभित हो चुकी थी। वो बिल्कुल हैरानी के साथ वांग लिन की तरफ देखते हुए ना अपना सर हिलाते हुए हंस देता है। और ये जो इथेरियल पाम प्रिंट अटैक जो कि तेजी से वांग लिन की ओर बढ़ रहा था, ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआलू इसकी तरफ देखते ही नहीं एक चुटकी बजाते हैं और इमीडिएटली ये पूरा का पूरा अटैक एक जगह पर गैदर होता है, कंप्लीटली श्रिंक होते हुए उसका जो ट्रू नेचर यानी कि ये एक इथेरियल अटैक था और धीरे धीरे करके ये कॉर्पोरल का शेप लेने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे जो सोवरीन था वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसका ये इथेरियल स्पेल अटैक वांग लिन के ठीक पीछे जाकर कैसे रुक गया और श्रिंक होते हुए कॉर्पोरल फॉर्म में कैसे आ गया। तो फिर यहाँ पे ये एक छोटे से पर्ल का शेप लेता है और यहाँ ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआलू के इशारे से सीधा वांग लिन के पास जाके ये रुक जाता है। वांग लिन बिना कुछ रिएक्ट किए इमीडिएटली इसे अपने बॉडी के अंदर जाने देता है और यहाँ इसे एक ट्रेजर के रूप में वो अपने ओरिजिनल सोल के द्वारा धीरे धीरे करके इसे अपनी ही बॉडी के अंदर रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब सोवरीन जैसे कि याद आता है कि एक बार उसके मास्टर यानी कि लियोन डाउफे यानी कि हमारा बिग अपॉर्चुनिटी उसने बताया था कि कैसे उसके जो बड़े भाई हैं वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ सोवरीन को लग रहा था कि लियोन डाउफे यानी कि उसके मास्टर के बड़े भाई इस वक्त लियोन डाउफे की मदद करने के लिए आया है और लियोन डाउफे यानी कि अपना बिग अपॉर्चुनिटी वो वांग लिन के पास है। तो उसे लग रहा था कि वो वांग लिन का होकर इसको सबक सिखाने के लिए आया है। बस फिर क्या, यहाँ से वो 9-11 होने लगता है। लेकिन अभी यहाँ पर स्पेस फ्लक्चुएशन होने लगता है और वांग लिन कहने लगता है कि क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे। अब अगर आ ही गए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे नहीं बल्कि इसे मारने के लिए आए होगे और मेरी मदद करोगे। ये कहते साथ ही वांग लिन उसी ओर पलटता है और सोवरीन को किलिंग इंटेंट के साथ देखने लगता है। तभी यहाँ पर एक जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और तभी पूरा का पूरा स्पेस जैसे सामने से कोलैप्स कर जाता है और यहाँ से बहुत ही किलिंग इंटेंट के साथ अब रूथलेस लुक के साथ टाओ शेन अपीयर होता है, जिसके फेस पर एक डेविलिशियस स्माइल थी। और तभी सोवरीन जो कि वांग लिन की ओर देखकर उल्टे पैर भाग रहा था, यहाँ इसके मुंह पे एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिसके चलते ये बिल्कुल वांग लिन के सामने आके गिरता है और तभी अपना हाथ झटकाते हुए टाओ शेन कहता है, मदद मैं तुम्हारी तभी करूंगा जब तुम मेरे लेवल पे आके लड़ोगे, क्योंकि मैं किसी सेलेस्टियल की टीम में नहीं रहना चाहता। ये सुनकर वांग लिन की हंसी भी छूट जाती है और तभी फॉर द फर्स्ट टाइम वांग लिन यहाँ तक के हुए बैटल के बाद अपनी एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल, एंशिएंट डीमन तीनों की कंबाइंड पावर यानी कि एंशिएंट ऑर्डर फॉर्म में आ जाता है। पलक झपकती इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है और टाओ शेन और वांग लिन एक साथ ही अपने एंशिएंट फॉर्म में आ जाते हैं और इनके बीच में पिसने के लिए मौजूद था सोवरीन। सो उम्मीद नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।